माय डियर कैडेट्स, वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैप्टन राजेश कुमार तिवारी नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ तथा यहाँ 15 यूपी एनसीसी बटालियन प्रयागराज का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। डियर कैडेट्स, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हाइजीन एंड सैनिटेशन अर्थात स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई के विषय में कुछ ज़रूरी बातों से अवगत कराऊंगा। डियर कैडेट्स, स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई केवल एनसीसी कैडेटों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भी इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है तथा अत्यंत लाभकारी भी है। प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति में स्वास्थ्य विद्या और सफाई का महत्व वर्णित किया गया है, लेकिन हमने देखा कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में, सामाजिक परंपराओं में, सांस्कृतिक परंपराओं में स्वास्थ्य एवं सफाई को पर्याप्त महत्व दिया गया है, जगह जगह उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बढ़ती हुई जनसंख्या तथा अशिक्षा जैसी समस्याओं के कारण स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इसकी जानकारी न होने के कारण भारतीय नागरिकों की लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। डियर कैडेट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने स्वास्थ्य एवं सफाई को एक मिशन के रूप में स्वीकार किया तथा 2 अक्टूबर सन 1914 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और उसका प्रभाव आज हमको चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। डियर कैडेट्स, इस कोरोना काल में जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, स्वास्थ्य विद्या और सफाई का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम स्वास्थ्य पर और सफाई पर समुचित ध्यान देकर कोरोना महामारी से लड़ भी सकते हैं और निश्चित रूप से इससे जीत भी सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य विद्या और सफाई के विषय में ज़रूरी बातें। डियर कैडेट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वास्थ्य विद्या और सफाई है क्या। स्वास्थ्य विद्या और सफाई से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि स्वास्थ्य क्या है। डियर कैडेट्स, केवल बीमारियों से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, वरन सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम निरोगी हों, हम तंदुरुस्त हों, उसे ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई, स्वास्थ्य विद्या से तात्पर्य उस विज्ञान से है जिससे मनुष्य अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए उसे और बेहतर बनाए तथा विभिन्न बीमारियों से अपना बचाव कर सके। स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का मनुष्य के जीवन में वास्तविक उपयोग करना ही सफाई कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विद्या थ्योरी है, सैद्धांतिक है और सफाई प्रैक्टिकल है या व्यवहारिक है। स्वास्थ्य विद्या और सफाई का हमारे जीवन में या प्रत्येक नागरिक के जीवन में क्या महत्व है, अब हम इसकी जानकारी करते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, जिससे वह समाज की और देश की सेवा कर सके। डियर कैडेट्स,
अब हमारे लिए ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई दोनों का उद्देश्य सैनिकों के स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए उन्हें बीमारियों से बचाना है तथा उनकी कार्य क्षमता को और अधिक विकसित करना है। डियर कैडेट्स, यहाँ स्वास्थ्य विद्या या सफाई से केवल सैनिकों का ही तात्पर्य नहीं है, वरन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा देश का नागरिक जितना स्वस्थ होगा, उतना ज़्यादा वो विकास करेगा, उतना ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब हम जानेंगे कि बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, क्या जरूरी बातें हैं जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें पहला है पर्याप्त नींद तथा विश्राम। विज्ञान के अनुसार कम से कम एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद सोना चाहिए तथा किसी कार्य के दौरान उसे बीच बीच में कुछ समय का विश्राम करना चाहिए, उसे रिलैक्स होना चाहिए। अगला है स्नान। स्नान त्वचा को साफ रखना एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। त्वचा को साफ रखने से हमारा शरीर में जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और जितने विषैले पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगला है भोजन एवं पानी। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन एवं पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन के अंतर्गत संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी अवयव, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स आदि हों, साथ ही साथ अधिकाधिक पानी का सेवन। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगला है शारीरिक व्यायाम। डियर कैडेट्स, शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत योग, प्राणायाम, खेलकूद, इससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अगला है मादक पदार्थों से परहेज। बच्चों, आज की नई पीढ़ी नशे की ओर उन्मुख हो रही है। सरकार का प्रयास है कि नई पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है वो नशे से दूर रहे, इसलिए तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बेहतर और शारीरिक मानसिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा भी ये नशा है। अगला है चिंता रहित जीवन। प्राचीन काल से कहा गया है कि चिंता से मनुष्य घुट घुट कर मरता है। चिता तो मरने के बाद जलती है, आदमी समाप्त हो जाता है, लेकिन चिंतित व्यक्ति घुट घुट कर मरता रहता है और इसलिए उसका शारीरिक और मानसिक उसके सामने परेशानियां आती हैं। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए चिंता मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। अगला है आनंददायक वातावरण। डियर कैडेट्स, हम जहाँ भी रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं या जिस भी माहौल में हम रहते हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। आपस में किसी प्रकार की कटुता या लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए। ये भी अच्छे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ज़रूरी है अगला पॉइंट, अच्छी आदतें। अच्छी आदतों में है हमारे सुबह उठने से लेकर हमारे दैनिक क्रिया, शौच, मंजन, स्नान, भोजन, समय से सो जाना, ये सारी जितनी भी अच्छे आदतें हैं वो भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डियर कैडेट्स, अब हम रोगों अर्थात बीमारियों का वर्गीकरण करते हैं।
विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से, वायरस से, इंसेक्ट से अर्थात कीटों से फैलती हैं। अब हम उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला है दूषित भोजन एवं पानी से उत्पन्न बीमारियां। यदि हम शुद्ध जल या शुद्ध भोजन नहीं करते हैं तो उससे ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हैं टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कॉलरा जिसको हम सामान्य भाषा में हैजा के नाम से भी जानते हैं, पीलिया जिसे हम जांडिस भी कहते हैं, पेचिस, पेट खराब होना जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं, डायरिया, पेट में कीड़े पड़ना अर्थात आंतकृमि, शरीर में कीड़े पड़ जाना, कैडेट्स, अब हम हवा अर्थात वायु द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली या फैलने वाली बीमारियों की चर्चा करेंगे। पहली है चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियां हैं हवा से, वायु से फैलने वाली, चेचक है, खसरा है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, काली खांसी या कुकर खांसी भी जिसे कहते हैं, इसके लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन ही एक बेहतरीन उपाय है। खसरा ये एक परजीवी के द्वारा फैलता है। निमोनिया से हमारा फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। डिप्थीरिया से गला और नाक संक्रमित हो जाती है तथा काली खांसी से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, और ये सारी बीमारियां हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। डियर कैडेट्स, अब हम कीटों, इंसेक्ट्स से जो फैलने वाली बीमारियां हैं जिनसे मनुष्य प्रभावित हो जाता है उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें पहली है मलेरिया तथा डेंगू। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जबकि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। कालाजार ये एक परजीवी से लेशमेनिया नामक परजीवी से फैलता है। टाइफस ज्वर पिस्सू के काटने से होता है। फाइलेरिया जिसे हम हाथी पांव भी कहते हैं, ये क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। इसी तरह डायरिया, प्लेग जो कि चूहे के शरीर में रहने वाले पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है। डिसेंट्री एवं कॉलरा, ये सारी बीमारियां कीटों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बहुत गहरे प्रभावित करती हैं। बच्चों, अब हम संपर्क अर्थात कांटेक्ट से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारियों की चर्चा करेंगे, जिसमें से है एक दाद जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं। ये फंगल वायरस द्वारा फैलती है। खुजली है, ये भी एक वायरस के द्वारा फैलती है। सिफिलिस जिसे हम सुजाग भी कहते हैं, ये स्त्रियों के आंतरिक अंगों से संबंधित बीमारी है। एड्स, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी अभी लाइलाज है। इसके अतिरिक्त प्रजनन संबंधी अंगों के अन्य सभी रोग हैं जो संपर्क द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति द्वारा यूज किया गया तौलिया, साबुन, ब्रश या कोई भी वस्तु दूसरे व्यक्ति द्वारा ना उपयोग में ली जाए।
डियर कैडेट्स, विटामिनों का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और विटामिनों के तमाम प्रकार हैं, जैसे हम देख रहे हैं। विटामिन ए से उसकी कमी से जो रोग होते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। रतौंधी हो जाती है जिससे हमारे आँख प्रभावित होती है। पायरिया जिससे हमारे दांत मसूड़े प्रभावित होते हैं। इसी तरह विटामिन बी, इससे बेरी रोग हो जाता है, हमारी त्वचा रूखी हो जाती है और हमें भूख भी कम लगती है। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। विटामिन ई, इससे नपुंसकता एवं बांझपन, पुरुष में इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है और महिलाओं में इसकी कमी से बांझपन की बीमारी हो जाती है। इसी तरह अंतिम एवं बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है या रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिससे ऐसी स्थिति में यदि कोई मरीज विटामिन के का है, उसे कोई घाव हो जाता है तो उसका खून लगातार बहता रहता है और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले आपके शरीर के अंगों के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। मैं चार्ट के द्वारा आपको विभिन्न बीमारियों और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों की जानकारी यहाँ देना चाह रहा हूँ। पहला है प्लूरसी, इससे हमारी छाती प्रभावित हो जाती है। पायरिया से हमारे मसूड़े तथा दांत प्रभावित होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। गठिया या र्यूमेटिज्म, इससे हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, इससे भी हमारे मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। निमोनिया से हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। ट्रैकोमा से हमारी आंखें प्रभावित हो जाती हैं। इसी तरह एक अगला है टाइफाइड से हमारे वैसे तो समस्त अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रभाव हमारे आंतों पर पड़ता है। इसी तरह रिकेट्स, जैसा हमने बताया विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है, इससे हमारी हड्डियां प्रभावित हो जाती हैं। आर्थराइटिस, इससे हमारे जोड़ों में, हाथ और पैर के जोड़ों में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को चलने में बहुत परेशानी होती है। डिप्थीरिया से हमारा गला प्रभावित हो जाता है। एक्जिमा से हमारी चमड़ी, जिसे हम स्किन कहते हैं, स्किन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। जांडिस या पीलिया, इससे हमारा लीवर या यकृत प्रभावित हो जाता है। डायबिटीज, जिसे सामान्य भाषा में हम शुगर कहते हैं, इससे हमारा पैंक्रियाज प्रभावित हो जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। गोइटर से हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं, वह प्रभावित हो जाती है। इसी तरह मेनिंजाइटिस, इससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड अर्थात हमारी हड्डियों का वो समूह जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क के अन्य भाग भी प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्यारे कैडेटों, मैंने आपके लिए जितने भी हमारे प्रमुख रोग हैं उनसे संबंधित संक्षिप्त परिचय का एक चार्ट तैयार किया है, जिसका आप सामने देख रहे हैं। इसमें मैंने रोग, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके उपचार या कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है उसका उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत सबसे पहला रोग है जिसकी हम चर्चा करेंगे, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है।
इसके लक्षण हैं हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है तथा हमारा पेट फूल जाता है। इससे बचाव के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, साथ ही साथ विटामिन बी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है डायबिटीज़, जिसकी हमने चर्चा की, जिसे हम शुगर कहते हैं। ये इसका कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाना। इसके लक्षण हैं चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, वजन कम हो जाना, आँख, किडनी, लीवर अर्थात शरीर के विभिन्न अंग इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ के रूटीन को सिस्टमेटिक रखें, साथ ही साथ समय से दवा लें, घूमें, व्यायाम करें और संतुलित आहार का प्रयोग करें। इसी क्रम में अगली बीमारी आती है एनीमिया, जिसे हम सामान्य भाषा में शरीर में रक्त की कमी हो जाना कहते हैं। ये रोग भी रक्त की कमी से होता है। इसमें भी कमजोरी महसूस करता है। जो भी रोगी होता है उसे चक्कर आने लगता है, उसे गर्मी महसूस होती है। ये इसके लक्षण हैं। इससे बचने का बेहतरीन उपाय है कि विटामिन बी का अत्यधिक प्रयोग करें, आयरन से युक्त भोजन लें, साथ ही साथ फल, दूध आदि का भी उचित प्रयोग करें। अगली बीमारी है मलेरिया। जैसा कि आपको बताया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है। तेज बुखार आता है, जो रोगी होता है वो कांपने लगता है, उसे उल्टी का अनुभव होता है। और इससे बचने का उपाय है कि हम मच्छरदानी लगाकर सोएं और साथ ही साथ मच्छरों को समाप्त कर दें, उन्हें नष्ट कर दें। कुनैन की दवा का भी प्रयोग हम मलेरिया से बचने के लिए करते हैं। अगली बीमारी है कॉलरा या हैजा। ये गंदे पानी से सड़े फल, सब्जी आदि के प्रयोग से हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है या हमें हो जाती है। इसमें हमें कै आती है, लगता है कि उल्टी होगी, हमें दस्त होने लगते हैं अर्थात लैट्रिन बहुत होने लगती है, हमें दर्द होने लगता है और हमें कमजोरी महसूस होती है। इसका बेहतरीन उपाय है कि हम शुद्ध जल का प्रयोग करें और संतुलित भोजन का उपयोग करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगली बीमारी है तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया से फैलती है। ये एक छूत की बीमारी से कहा जाता है। एक व्यक्ति से संक्रमण के द्वारा दूसरे व्यक्ति में छींक और खांसी के द्वारा फैल सकती है। ये कफ से हवा द्वारा फैलती है। इससे इसका प्रभाव, इसके लक्षण ये हैं कि आदमी का वजन बहुत कम होने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है और व्यक्ति या रोगी बहुत कमजोरी महसूस करता है। इसका भी उपाय है कि हम संतुलित भोजन करें और BCG के टीके को समय समय से लगवाएं। अगला है पोलियो। ये पोलियो एक वायरस, एक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, एक रोग है। इससे वैसे तो शरीर का पूरा अंग प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी, गला, आंतों को ये बेकार कर देता है और व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं रह जाता है, वो बेड पर पड़ा रह जाता है। इससे बचने के लिए हम पोलियो की दवा लें और सरकार इस पर प्रयास भी कर रही है। वैसे पूरी दुनिया पोलियो से मुक्त है, भारत भी से भी ये बीमारी समाप्त पाया है, लेकिन कभी कभी एक दो केसेस हमें सुनाई पड़ जाते हैं। 2 बूंद जिंदगी की एक टैगलाइन है, वो पोलियो से बचने के लिए ही है। अगली बीमारी है खसरा। ये भी एक वायरस से होती है, विषाणु से होती है। इसमें तेज बुखार होता है, लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर में और आंखें भी लाल हो जाती हैं। इसका भी बचने के लिए, इसके उपचार के लिए हमें ताज़ा एवं हल्का भोजन करना चाहिए और पूरी तरह रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अगली बीमारी है टाइफाइड। ये भी बैक्टीरिया, एक जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, जो हमारे खाने पीने या दूध से जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है।
इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे आंतों पर पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर शरीर के सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं। इसके लिए बेहतर है कि हम क्लोरोमाइसिटिन का इंजेक्शन लगवाएं और समय समय पर टीके भी रोगी को लगवाते रहें। अगली बीमारी है प्लेग। ये चूहे पर रहने वाले पिस्सुओं के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होती है। इसके अंतर्गत तेज बुखार आता है रोगी को और साथ ही साथ जोड़ों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। इससे भी बचने के लिए है कि हम प्लेग का इंजेक्शन लगवाएं, साथ ही साथ अपने रहने के स्थान से चूहों को नष्ट कर दें, उन्हें समाप्त कर दें। अंतिम बीमारी है एड्स। जैसा कि हमने बताया आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग अभी लाइलाज है। इस रोग से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जो भी बीमारी हमारे शरीर को लग जाती है या रोगी को लग जाती है, उसके बाद वो बीमारी ठीक नहीं होती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। माय डियर कैडेट्स, अब मैं आपको बैक्टीरिया अर्थात कीटाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने के तरीके बताऊंगा कि कैसे हम इन्हें नष्ट करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके कई साधन हैं। पहला और बेहतरीन साधन है प्राकृतिक साधन। इसके अंतर्गत स्वच्छ वायु या सूर्य के प्रकाश द्वारा हम बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा साधन है भौतिक साधन। इसके अंतर्गत अल्ट्रावायलेट लैंप के द्वारा अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों से हम जीवाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है रासायनिक साधन। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत पहला है तरल विसंक्रामक। इसके अंतर्गत फिनाइल, लाइजॉल, फार्मेलिन, परक्लोराइड ऑफ मरकरी, सिलीन, कार्बोलिक अम्ल आदि आते हैं। इनका प्रयोग करके हम बैक्टीरिया से मुक्त हो सकते हैं। अगला है ठोस विसंक्रामक। इसके अंतर्गत साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, नीला थोथा, चूना आदि आते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करके हम जीवाणुओं को, बैक्टीरियाओं को नष्ट कर सकते हैं। अगला है गैस विसंक्रामक। इसके अंतर्गत गैस रूप में क्लोरीन का, फार्मेलिन का, गंधक की गैस आदि का उपयोग करके हम जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। अगला है प्रतिपौतिक। डियर कैडेट्स, ये नाम आपने नहीं सुना होगा। इसका इंग्लिश नाम ही प्रचलन में है, जिसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पिरिट, आयोडीन, बोरिक एसिड, डेटॉल, लाइजॉल, कार्बोलिक एसिड, आइटोफार्म, पेंसिलिन आदि का उपयोग करते हैं और बैक्टीरिया को इसके प्रयोग से पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। अब हम आपसे छुआछूत, कीड़े मकोड़े जनित एवं जानवर जनित बीमारियों से रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इन बीमारियों से बच सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मरीज को सबसे अलग कर दें। वो समूह में परिवार के साथ ना रहें, उसे एक कमरे में आइसोलेट कर दें। दूसरा है इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर दें, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को समाप्त कर दें। तीसरा है रोग संबंधी टीकाकरण करवाएं, संबंधित बीमारी के टीके लगवाएं, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। अगला है प्रदूषित जल से परहेज करें, हम शुद्ध जल का सेवन करें। खुली वस्तुओं को खाने से परहेज करें। पैकेट
में बंद वस्तुओं को, खाने से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनका ही उपयोग करें और खुली हुई वस्तुओं को कभी भी उपयोग में ना लाएं। अंतिम है रासायनिक साधनों का उपयोग कर इन्हें नष्ट करना, इन्हें फैलने से रोकना। तो रासायनिक साधनों का उपयोग करके, जिनकी चर्चा मैंने ऊपर की है, इससे हम बैक्टीरिया को समाप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर को भोजन के रूप में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फैट, खनिज लवण अर्थात मिनरल, विटामिन, जल और सेलुलोज, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। जिनमें से कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर का सबसे आवश्यक तत्व है। वसा या फैट से भी हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग हमारे लिए नुकसानदायक भी है। खनिज लवण, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। विटामिन के अंतर्गत हमने जैसे पहले चर्चा की है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जल की भी हमने चर्चा की है कि जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शुद्ध जल का हमारे शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमें शुद्ध जल पीने के लिए उसकी सफाई की भी गतिविधियों का, उनकी विधियों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। जल शुद्धिकरण की 3 मुख्य विधियाँ हैं। पहला है जल को साफ करना। इसको हम छानकर, कपड़े से छानकर या तलछटीकरण करके अर्थात किसी जगह के इकट्ठा करके वो जल, ऊपर शुद्ध जल आ जाता है और गंदगी नीचे बैठ जाती है, उसको ऊपरी जल को हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है जल को जीवाणु रहित करना। इसके अंतर्गत हम पानी को उबाल कर भी शुद्ध कर सकते हैं और क्लोरीन या विरंजक पाउडर द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं। शहरों में जो जल की, वाटर की सप्लाई होती है उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पिंकिंग विधि द्वारा। इसके अंतर्गत हम पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करके जल को शुद्ध करते हैं। हम सभी एनसीसी से जुड़े हैं, इसलिए हम सब कैंप से भी करते हैं। कैंप साइट का समय, कैंप साइट का चयन करते समय, उसकी जगह का निर्धारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। यह जगह रोड साइड से दूर हो, पीने की पानी की उपलब्धता तथा ड्रेनेज की व्यवस्था हो अर्थात पानी निकलने की व्यवस्था हो, सरकारी या व्यक्तिगत जमीन मालिकों का कोई विरोध ना हो अर्थात वहाँ कोई झगड़े की संभावना ना हो, परेड एवं प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त जगह हो, फायर रेंज खतरे से बाहर हो लेकिन कैंप साइट के नज़दीक ही हो, राशन रखने हेतु पक्की बिल्डिंग होना चाहिए जिससे कभी आंधी या बरसात की स्थिति में हमारा राशन वगैरह खराब ना हो जाए, बाजार नज़दीक हो जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम सामान प्राप्त कर सकें, मेडिकल की सुविधा हो जिससे हम उपचार की ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर और दवा का प्रयोग कर सकें, यह स्थल नदी और तालाब से दूर होना चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए और अगर कैंप साइट आर्मी यूनिट के पास हो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी सहयोग या सहायता ले सकते हैं। डियर कैडेट्स, अब हम कैंप के दौरान सफाई के हमें क्या बंदोबस्त करने चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो रसोई घर, जो हमारा किचन हो वो हवादार हो, कैंप प्रारंभ करने से पहले पूरे कैंप क्षेत्र की सामान्य रूप से सफाई हो, कैंप लेआउट का निर्धारण हो और निर्धारण करने के बाद उस पूरे लेआउट के अनुसार उस क्षेत्र की सफाई हो, भोजन, स्नान, शौचालय आदि के लिए अलग अलग पानी के स्थल का निर्धारण हो,
लैट्रिन का स्थान रहने के स्थान से पर्याप्त दूर हो जिससे किसी भी तरह का संक्रमण न फैले। खाने की जगह का पहले से निर्धारण हो। बचे हुए भोजन को गड्ढों की व्यवस्था होनी चाहिए जहां उसे दबा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। कूड़ा करकट दूर फेंकने का भी स्थान निर्धारित हो। कुकिंग, भोजन बाथरूम के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो। साथ ही साथ बाथरूम की प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिए। हवा आने जाने के लिए पर्याप्त खुली जगह हो अर्थात वेंटिलेशन हो। पानी का भी पर्याप्त बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे वो खाने के लिए हो, नहाने के लिए हो या पीने के लिए हो। अब कैंप में हम कुक हाउस, भोजन बनाने की जो जगह होती है उसको हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। खाने से संबंधित प्रत्येक वस्तु की धुलाई एवं सफाई अलग अलग स्थान पर हो। हवा के रुख का ध्यान रखना चाहिए जिससे गंदी हवा किचन की ओर ना आए, कुक हाउस की ओर ना आए। भोजन पकाने काटने वाले सभी सामान सदैव साफ सुथरे रहें। भोजन पकाने एवं पीने हेतु पर्याप्त जल की व्यवस्था हो। समय से कैडेटों को भोजन परोसने हेतु भोजन वितरण स्थल अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। भोजन वितरण से कुछ पूर्व ही भोजन तैयार हो जाए जिससे किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। कुक हाउस पर एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए जिसमें कैडेटों का नॉमिनल रोल, मीनू और साथ ही साथ राशन आदि का पूरा विवरण दिया गया हो। कुक हाउस पर एक सोकेज पिट अर्थात गंदा पानी इकट्ठा होने की जगह जो होती है वो भी अवश्य होना चाहिए। बीमार व्यक्ति को किसी भी हालत में कुक हाउस के पास नहीं रहना चाहिए। कर्मचारियों का, जो भोजन बनाने वाले लोग हैं, उनके बाल, नाखून आदि कटे होने चाहिए। साथ ही साथ उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। कुक हाउस के चारों ओर कीड़ों से बचाव होए ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव होना चाहिए, प्रतिदिन छिड़काव होना चाहिए। तैयार भोजन किसी भी हालत में खुले में नहीं रखना चाहिए। डियर कैडेट्स, अब हम सोखते गड्ढे अर्थात सोकेज पिट की चर्चा करेंगे। कैंप के दौरान रसोई घर, पेशाब घर, स्नान घर आदि से गंदा पानी निकलता है और उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इन्हीं गड्ढों को हम सोकेज पिट या सोखता कहते हैं। ये गड्ढे कैंप के दौरान सफाई के बहुत ही काम आते हैं, बहुत ही सफाई में हमारी मदद करते हैं। ये सोकेज पिट 6 फीट गहरा और 4 से 4.5 फीट चौड़ा बनाया जाता है और इसमें मक्खियां नहीं जा सकती क्योंकि ईंट, पत्थर, कंकड़ आदि डालकर ऊपर से इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब हम कैंप में बनाए जाने वाले जो शौचालय, जो लैट्रिन्स होती है, उनकी चर्चा करेंगे। मुख्य 3 तरह के शौचालय कैंप के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें पहला है छिछले गड्ढे वाले शौचालय जिसे हम शैलो ट्रेंच लैट्रिन STL कहते हैं। ये 3 फीट लंबा, 2 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा होता है। दूसरा और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो लैट्रिन का प्रकार है वो गहरे गड्ढे वाला शौचालय जिसे हम डीप ट्रेंच लैट्रिन या DTL कहते हैं। ये 2 फीट चौड़ा होता है और इसकी गहराई 8 फीट होती है। तीसरा है बकेट लैट्रिन्स। माय डियर कैडेट्स, मैंने अभी आपको स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई अर्थात हाइजीन एंड सैनिटेशन से संबंधित जो जानकारी दी है। अब आगे इसी अध्याय से संबंधित कुछ मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। संपर्क रोग, कॉन्टैक्ट डिजीज के 2 उदाहरण लिखो। तीसरा है चेचक व डिप्थीरिया किसके माध्यम से फैलते हैं। चौथा है प्लेग रोग का वाहक
कौन है, किससे फैलता है? मधुमेह रोग किस कारण होता है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज। भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न है, जल के स्वच्छीकरण की कौन कौन सी विधियां हैं? इसी तरह सोकेज पिट या सोख्ता पिट पर 4 लाइन लिखिए। अगला है, कैंप में सफाई हेतु आप क्या क्या बंदोबस्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? क्वेश्चन नंबर 11, कीटाणुओं को नष्ट करने के प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 12, कुछ ठोस सॉलिड विसंक्रामकों के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और क्वेश्चन नंबर 14, प्लूरसी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और 15वां तथा अंतिम प्रश्न है, कैंप के लिए DTL का आकार लिखिए। DTL अर्थात डीप ट्रेंच लैट्रिन। प्यारे बच्चों, माय डियर कैडेट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।